हमारे देश का सामाजिक पिछड़ापन राजनीतिक पिछड़ेपन का रूप ले चुका है। यानी इस देश में जाति के नाम पर राजनीति जरूर किए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है इसी जाति की गणना की यानी जातीय जनगणना की तो सवाल खड़े किए जाते हैं। एक तरफ राज्य का उच्च न्यायालय इसे केंद्र की जिम्मेदारी बताकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आती है, तो कई राज्य सरकारें ऐसी जातिगत सर्वे तो करा लेती है, लेकिन जाति संबंधित डेटा सार्वजनिक करती ही नहीं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि हम देश के समाज बेसी विकास की कल्पना करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि समाज की जातिगत ढांचा को समझें, जानें। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। आज के इस वीडियो में हम जातिगत सर्वे के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पर भी विचार करने वाले हैं। लेकिन अब देख लें कि अब तक हमारे देश में जातिगत सर्वे की यात्रा कैसी रही है। तो अंतिम रूप से जातीय गणना की गई 1931 में, और वो भी अंग्रेजों के पहल पे। 1941 में जातिवार जनगणना की गई, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। 1951 की जो जनगणना हुई उसमें एससी और एसटी समुदाय की गिनती की गई। हालांकि ओबीसी कम्युनिटी को इस गिनती से वंचित रखा गया, इस बात को याद रखें। एससी एसटी समुदाय की जो जनसंख्या ज्ञात हुई उसी के रेशियो में उसके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। हालांकि उस समय के जो गृह मंत्री थे, पार्लियामेंट में स्पीच के दौरान उन्होंने यह जिक्र किया था कि यदि पूरे देश में जातिवार जनगणना प्रकाशित की गई तो देश का सामाजिक ताना बाना खत्म होगा। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते नजर आए थे। 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित हुआ कालेलकर आयोग शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की पहचान करना था इस आयोग का उद्देश्य। 1979 में आया मंडल आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था पिछड़े वर्गों की पहचान करना। हालांकि इस आयोग ने 1931 की जनसंख्या को ही अपना आधार बनाया। हालांकि जनता पार्टी की सरकार चली गई। 1990 में मंडल आयोग की अनुशंसा को पूरे देश में लागू किया गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह थे इस समय देश के पीएम। 2011 में यूपीए सरकार लेकर आई सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना पूरे देश में कराई गई, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसी साल यानी 2011 में ही संसद में पार्लियामेंट में जातिगत सर्वे कराने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित हुआ। लगभग 4,000 करोड़ की लागत के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को यह कार्यभार सौंपा गया था। हालांकि एक पॉइंट जो हम मिस कर रहे हैं कि 2011 में ही राजस्थान में भी जातिगत सर्वे किए गए। हालांकि जाति संबंधित डेटा को वहां भी प्रकाशित नहीं किया गया। एक बात और ध्यान रखें कि 2011 में जो जनगणना हुई जातिगत जनगणना, उससे संबंधित डेटा को भी प्रकाशित नहीं किया गया। तेलंगाना और उड़ीसा में भी जातिगत सर्वे किए जा चुके हैं। 2015 में 169 करोड़ रुपए की लागत से कर्नाटक में जातिगत सर्वे किए गए। हालांकि जाति संबंधी डेटा को यहाँ भी सार्वजनिक नहीं किया गया। 2016 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के सारे डेटा प्रकाशित किए गए, बस जाति संबंधित डेटा को छोड़ दिया गया, इसे प्रकाशित नहीं किया गया, इसे सामाजिक कल्याण मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। जनवरी 2023 में शुरू हुआ बिहार में जातिगत जनगणना। हालांकि 3 मई 2023 को पटना हाईकोर्ट अपने अंतरिम आदेश द्वारा राज्य में जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी। तो ये था अब तक जातिगत सर्वे की यात्रा हमारे देश में। लेकिन अब बात कर लेते हैं, अब आते हैं असल मुद्दे पर। बात कर लेते हैं कि जातिगत सर्वे के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या है। तो जातिगत जनगणना के फायदे क्या हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगी। एक मुहिम जो सामाजिक न्याय से जुड़ी है। हमारे पूरे देश में ऐसा माना जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी, ऐसा हमारे पूरे देश में माना जाता है। यानी जिस जाति की संख्या जितनी अधिक होगी आरक्षण का उतना ज़्यादा लाभ उन्हें मिलेगा। इसके ठीक विपरीत जिस जाति की संख्या कम होगी आरक्षण का ज़्यादा फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि किसी भी कम्युनिटी में किसी जाति विशेष की संख्या कितनी है, किस जाति की संख्या अधिक है, किस जाति की संख्या कम है। केवल अनुमान के आधार पर यह कह देना कि हमारे देश में केवल 52% ही ओबीसी है, तो यह न्याय संगत नहीं लगता। तो यह जानना जरूरी है कि हमारे देश में किस जाति की संख्या कितनी है, तभी तो आरक्षण का उचित लाभ इस जाति विशेष को मिल पाएगा।
बात करें सबका साथ सबका विकास की, तो सबका साथ तो सही है, लेकिन सबका विकास तभी संभव है जब हम सबों के बारे में जानें, सबों की संख्या कितनी है इसके बारे में जानें। तो इसका एक ही रास्ता है, जातिगत सर्वे। क्योंकि सरकार यदि कोई कल्याणकारी योजना लेकर आती है किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी जाति विशेष के लिए, तो वह इस बात पर ध्यान जरूर देती है कि उस कम्युनिटी की संख्या कितनी है, हमारे समाज में उस जाति विशेष की जनसंख्या कितनी है। तो इसके लिए एक ऑथेंटिक डेटा हमारे पास रहना जरूरी है कि वास्तव में उस जाति की संख्या कितनी है, तभी तो कल्याणकारी योजनाओं का उचित लाभ इस जाति विशेष को मिल पाएगा। सरकार जो भी नीतिगत निर्णय लेगी उसका ज़्यादा फायदा उचित जाति विशेष को मिलेगा। हाँ, शैक्षणिक आर्थिक अंतराल में कमी, तो ये जो जातिगत सर्वे है ये सिर्फ जाति की ही जानकारी प्रस्तुत नहीं करेगा, बल्कि उनका शैक्षणिक आर्थिक खाका भी कलेक्ट करेगा। और इससे फायदा यह होगा कि सामाजिक समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। गरीबी उन्मूलन, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाया जाएगा, क्योंकि स्वर्ण जाति समूहों के आंकड़े से आर्थिक गरीबी की पहचान होगी। अब बात कर लेते हैं नुकसान की। तो आज के दौर में, यानी ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जातिगत सर्वे भी फजूल नजर आते हैं। ये सिर्फ टाइम वेस्ट है, एक्सपेंसिव भी है। हालांकि ये बात अलग है कि राज्य अपने पैसे से जातिगत जनगणना करा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे खर्च जरूर हो रहे हैं। हाँ, सूची में संशोधन, तो राज्य की जो जाति की लिस्ट है वह सेंटर की जाति लिस्ट से बिल्कुल अलग है। उदाहरण के लिए यूपी में बनिया जाति की पहचान अपर कास्ट के रूप में है, लेकिन सेंटर की नज़र में बनिया जाति ओबीसी में है, ओबीसी लिस्ट में है। तो ऐसे में कास्ट बेस्ड सर्वे करना बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हरियाणा के जाट के साथ भी है। तो सूची में संशोधन करने ही पड़ेंगे, चाहे वह राज्य सरकार करे या केंद्र सरकार करे। हाँ, इससे निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा। जनसंख्या में वृद्धि होगी। जनसंख्या में कैसे वृद्धि होगी? मान लें सरकार जातिगत जनगणना कराती है और ओबीसी कम्युनिटी की आबादी बढ़ जाती है। मान लें 52% से बढ़कर 60% हो जाती है, 70% हो जाती है। तो इसका एक परिणाम तो यह निकलेगा कि बढ़ी हुई ये आबादी सरकार पे दबाव बनाएगी, आरक्षण की अधिक मांगे करेगी। दूसरी बात यह होगा कि मान लें किसी जाति की संख्या अधिक निकल गई तो आरक्षण का ज़्यादा फायदा उन्हें मिलेगा, लेकिन जिस जाति की संख्या कम होगी उन्हें कम आरक्षण मिलेंगे। तो ऐसे में यदि किसी जाति विशेष को यह पता चले कि उनकी संख्या कम है और इसलिए उन्हें कम आरक्षण मिल रहा है, तो वो चाहेंगे कि उनकी आबादी बढ़े, तो इससे जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक इसके विपरीत अगर मान लें कि ओबीसी कम्युनिटी की संख्या घट जाती है, 52% से घट के 40% हो जाती है, 35% हो जाती है, तो ओबीसी के जो नेतागण हैं उनका ऐसा मानना रहेगा कि जातिगत सर्वे ही गलत है। तो सरकार के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई की स्थिति पैदा हो जाएगी, यानी सरकार भी दबाव में आ जाएगी। सरकार सिर्फ जाति में ही उलझ कर रह जाएगी, विकास कार्यों से सरकार का ध्यान भटक जाएगा, क्योंकि एक सेंसस के बाद दूसरा सेंसस, दूसरे सेंसस के बाद तीसरा सेंसस, सेंसस ही सेंसस, तो सरकार दबाव में चली आएगी। तो ये सारे इसके नकारात्मक पहलू हैं, कुछ सकारात्मक पहलू हैं। तो कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जातिगत सर्वे जहां एक तरफ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के विकास में अड़चनें भी पैदा करती है। तो हमारा कहना यही है कि देश में आरक्षण की व्यवस्था अब खत्म की जाए। मान लें उस समय की मांग थी, लेकिन अब समय की मांग नहीं है, जनसंख्या बढ़ चुकी है। ऐसे में आरक्षण लाना आत्मनिर्भर भारत की सपना को साकार नहीं करता है। आगे के वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।